मित्रों, कैसे हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है, कैसे हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, कैसे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के सफाई का एक नया दौर, हिंदुओं को खत्म करने का, उनके नरसंहार का एक नया दौर शुरू हो चुका है। मित्रों, ये जो घटना है, जो ताजा घटना है, ये बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले की है, जहां पर कि दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू, जो कि एक फैक्ट्री में काम करते थे, एक फैक्ट्री वर्कर थे, उनको जबरन घसीट कर लाया गया, पकड़ा गया। जिहादी पागल कुत्तों की भीड़ ने उनको मॉब लिंच किया, उनको मार मार कर घायल कर दिया। जब वो जमीन पर लेट गए, उठने की स्थिति नहीं रही, तो इसके बाद उनको ठोकरों से मारा गया, जूतों से, पैरों से मारा गया। आखिर उनकी जान चली गई। इसके बाद भी उनकी लाश जो थी वो जिहादियों के ठोकरों में पड़ी रही, जिहादियों की ठोकरें खाती रही। और इसके बाद उन्हीं पागल जिहादियों ने दीपू चंद्र दास की लाश को उठाया, उसको फांसी लगाई, एक सूखे हुए पेड़ से लटकाया और उसके बाद फिर उस सूखे हुए पेड़ में आग लगा दी। उस सूखे हुए पेड़ के साथ दीपू चंद्र दास भी जलकर राख हो गए। और मैं कोई अपने ऐसी घटना नहीं बता रहा हूं जो कि मैंने किसी अखबार में पढ़ी हो। इस घटना के 2 वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रहे हैं। जिस तरह की बेरहमी, जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की नृशंसता इस वीडियो में नजर आ रही है, वो ये दिखाती है कि जब किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई भी यजीदी या कोई भी जब एक संख्या में कम हो जाता है, तो उसके साथ क्या स्थिति होती है, उसकी क्या हालत होती है। और ये सब कुछ बांग्लादेश में अचानक से क्यों शुरू हुआ है? ये सब बांग्लादेश में अचानक इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि जो बांग्लादेश के जो जिहादी पागल कुत्ते हैं, उनको कत्लेआम का, हिंसा का, काफिरों को मारने का एक और नया बहाना मिल चुका है। और ये नया बहाना क्या है? ये नया बहाना ये है कि एक और पागल जिहादी कुत्तों का जो नेता था, जिसका नाम था शरीफ उस्मान हादी, वो सिंगापुर में उसकी जान चली गई है। सिंगापुर में उसकी मौत हो गई है। और सिंगापुर में उसकी मौत इसलिए हुई, उसको सिंगापुर इसलिए ले जाया गया क्योंकि आपको याद होगा, अभी 1 हफ्ते पहले की बात घटना है, जहां पर कि बांग्लादेश के अंदर वो इंकलाब मंच का प्रवक्ता था और उसने 7 सिस्टर, जो कि भारत के जो पूर्वोत्तर का मैप है, उसने उस पूर्वोत्तर को बांग्लादेश में दिखाया। ये कहा कि वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा। और इसके बाद आकर के उसने मंच पर खड़ा हुआ भाषण दिया। जब वो नीचे उतरा और रिक्शे से जा रहा था, उसी वक्त 3 लोग आए और 3 लोगों ने आकर के उसकी खोपड़ी पर 3 गोलियां मारी करीब से। पहले उसको इलाज के लिए बांग्लादेश में अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसकी हालत गंभीर थी। इसके बाद उसको सिंगापुर ले जाया गया और सिंगापुर में उसकी जान नहीं बची। 1 हफ्ते के बाद वो मारा गया। उसकी लाश अब बांग्लादेश वापस आ रही है और इसके यही इतना बहाना काफी है वहां पे पूरे देश को, पूरे मुल्क को आग में झोंकने के लिए। इस वक्त बांग्लादेश में हिंसा का जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह की वहां पे इस वक्त हिंसा हो रही है, वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि जगह जगह बांग्लादेश में आग लगाई जा रही है। जो मैंने निकाले हैं यहां पे बांग्लादेश के कितने शहर हैं: ढाका, मेमनसिंह, राजशाही, तंगैल, बोगरा, नारायणगंज, नोआखाली और भी कई तमाम ऐसे इलाके जहां पर कि इस वक्त बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। यहां क्या हो रहा है? यहां पे पूरी जो हिंसा है, वो पूरी हिंसा हिंदू विरोधी हिंसा है। जो पूरी हिंसा है वो भारत विरोधी हिंसा वहां पे हो रही है। 2 अखबार, प्रथम आलो और द डेली स्टार, इन दोनों अखबारों के दफ्तरों को पूरी तरह से जला करके राख कर दिया है इन बांग्लादेशी पागल कुत्तों ने। और इसलिए इन्होंने जलाकर राख किया है क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो दोनों अखबार थे, ये भारत के पक्ष में खबरें दिखाते थे, ये शेख हसीना के पक्ष में खबरें दिखाते थे। ये आरोप लगा करके पूरी भारत विरोधी मानसिकता के साथ इन दोनों अखबारों के दफ्तरों को जला दिया गया।
इसमें से भी जो तो डेली स्टार जो वहाँ का अखबार है, वहाँ के तो 40 पत्रकार जो थे वो उस पूरे अखबार के दफ्तर के पहली मंजिल में फंस गए थे। एक तरफ अंदर से आग लगा दी गई और दूसरी तरफ बाहर खड़े होकर के पथराव किया गया, यानी पूरी तरह से उनकी जान लेने की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। बांग्लादेश की मिलिट्री ने पहुंचकर किसी तरह से उन सब पत्रकारों को बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। लेकिन जो पूरी हिंसा हो रही है वो पूरी हिंसा भारत विरोधी मानसिकता पे हो रही है। जो भारत का उच्चायोग वहां पे जो खुला हुआ है उसके ऊपर पथराव के वीडियो आ चुके हैं, वहां पे पथराव किया गया है। और इसके बाद जो उच्चायोग में अधिकारी रह रहे हैं, जो उनके कुछ आवास वहां पे हैं, उन आवासों को घेरने की कोशिश की जा रही है। लगातार उपद्रव की स्थिति पूरे बांग्लादेश में बनी हुई है। सड़कों पर जो है आगजनी की जा रही है, दुकानों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसके अलावा लूटपाट का पूरा दौर वहां पे शुरू हो चुका है। और जिस तरह के नारे वहां लगाए जा रहे हैं, जो पूरी उग्र भीड़ है वो जिस तरह के नारे वहां पे लगा रही है, उन नारों को जरा सुनिए। वो नारे क्या हैं? वो नारे हैं इंडिया गो बैक, 7 सिस्टर्स को अलग करो, यानी पूर्वोत्तर को भारत से अलग करो। इस तरह के नारे लग रहे हैं। जो भारत के साथ हो उसको मारने की बातें की जा रही हैं। कह रहे साहब कि भारत के का प्रभाव खत्म हो, इस तरह की बातें वहां पे की जा रही हैं। अभी इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जरा इसकी गहराई में उतरिए कि आखिर ये शरीफ उस्मान हादी जिसकी मौत के बाद ये सब हुआ है, आखिर उसको मारा किसने? उसको मारा किसने? फैसल करीम मैमून का नाम आ रहा है, जो कि छात्र लीग का कोई नेता था और आवामी लीग से जुड़ा हुआ था। यानी जो शेख हसीना की पार्टी है, शेख हसीना की पार्टी का वो के स्टूडेंट विंग का वो लीडर था। उसके साथ में कोई आलमगीर शेख था जो कि बाइक चला रहा था, और कोई रूबेल था जो कि हादी पर नजर रखे हुआ था। हादी की पूरी एक मैपिंग कर रहा था कि वो कहां आ रहा है, कहां जा रहा है। यानी ये पूरी तरह से मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों को मारा गया, यानी एक मुसलमानों के द्वारा ही एक मुसलमान को मारा गया। लेकिन इसके बाद भी पूरे ये जो हिंसा है, इसका आरोप भारत पर मढ़ा जा रहा है। इसमें विलेन हिंदुओं को बनाया जा रहा है। और इसके बाद फिर पूरे बांग्लादेश में हिंसा लगातार फैलाई जा रही है। आप सोचिए इस वक्त की जो वहां पे हालात चल रहे हैं, इसमें आईएसआई का तो बड़ा रोल है ही, जो साथ में उनका गठबंधन हो गया उसका तो बड़ा रोल यहां पे है ही। लेकिन जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश के कथित ये छात्र नेता हैं, जो कि छात्र नेताओं की आड़ में दरअसल पागल कुत्ते हैं, जिहादी पागल कुत्ते हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन बयानों को सुनिए एक बार कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने नोट किया हुआ है। इसमें एक कोई हसनत अब्दुल्ला हैं, और ये छात्र नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी के एक नेता हैं और इंकलाब मंच द्वारा आयोजित रैलियों में प्रमुख वक्ता रहे हैं। इन्होंने बयान दिया है, भारत को धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया जाता है तो वे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, को अलग करने के लिए वहां के अलगाववादियों को शरण देंगे, उन्होंने भारत पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया है। ये कोई मोसद्देक अली इब्न है, ये ढाका विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं और जुलाई विद्रोह के नेता हैं। इन्होंने भारतीय उच्चायोग को धमकी दी और मार्च के दौरान धमकी भरे बयान क्या दिए। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत इसी तरह काम करते रहे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हर किसी के हाथ में कुल्हाड़ी होगी, यहां एक भी ईंट नहीं बचेगी। कह रहे हैं भारत में एक भी ईंट नहीं बचेगी। हम भारत के उच्चायुक्त को बांग्लादेश से उखाड़ कर फेंक देंगे और निर्वासित कर देंगे। एक कोई रशीद प्रधान है, वो लिख रहा है, वो भी छात्र नेता है, वो कह रहा है कि इस बार हम यहां रुके, अगली बार हम ढाका में भारतीय उच्चायोग में घुसेंगे। और शरीफ उस्मान हादी ने जो देखा था आपने, उसने तो एक पूरा 7 सिस्टर्स का पूरा मैप भी कहा था कि ये बांग्लादेश का हिस्सा है। अब ऐसे में भारत क्या करने जा रहा है? भारत आखिर इसका किस तरह जवाब दे रहा है? भारत अभी तक इस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देखते हैं हमेशा की तरह यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। सिर्फ एक कदम उठाया गया और वो ये है कि भारत ने वीजा पर एक अस्थायी रोक लगा दी है, यानी बांग्लादेश से कोई भारत नहीं आ पाएगा। जब भारत नहीं आ पाएगा तो जो बहुत से लोग बंगाली मुसलमान जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, अपना यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, तो सबसे पहले तो उनको झटका लगेगा कि वो इलाज नहीं करा पाएंगे। अब वहाँ रोए चिल्लाएंगे, अब सिंगापुर ही यहाँ इलाज कराने के लिए।
और दूसरा ये कि जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त है इस वक्त भारत के अंदर, उसको तलब करके कहा गया है कि भारत का जो उच्चायोग है बांग्लादेश में, उसकी सुरक्षा को सख्त किया जाए। उसकी सुरक्षा को सख्त करने के बाद अब तक कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई है वहाँ आसपास, लेकिन जो हालात हैं जिस तरह से बेकाबू हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ क्या होगा। कुल मिलाकर यह है कि बांग्लादेश में हिंसा का एक नया दौर शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर के जो लोग इस सत्ता का लाभ उठा रहे हैं, अंतरिम सरकार में जो मोहम्मद यूनुस जो इस सत्ता का लाभ उठा रहे हैं, जो कि नहीं चाहते कि बांग्लादेश में चुनाव हो, और आवामी लीग, असल मुद्दा इसमें आवामी लीग का है। शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शेख हसीना की पार्टी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो उनका कत्लेआम करेंगे जिन्होंने उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया है। आप इतनी बड़ी तबके को, जो इतनी कम से कम 30-40% वोट तो वहाँ होगा आवामी लीग का, कुल ये साफ लग रहा है कि एक बहुत बड़ी एक गृह युद्ध की तरफ बांग्लादेश जा रहा है। आज यहाँ पर हिंदुओं की लाशें लटक रही हैं, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मुसलमान आपस में लड़के मरेंगे। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो शरिया का राज होता है, या जो कोई इस्लामी निज़ाम होता है, या इस्लामी मुल्क होता है, वहाँ पे जंगल राज होता है। वहाँ पे शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा कमज़ोरों को दबाता है। जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, कमज़ोर है। पाकिस्तान में शियाओं को मारा जाता है, कमज़ोर है तो मार लो। अहमदियों को मारा जाता है। ईरान में पारसियों को मारा गया, भाग भाग करके यहाँ आए। या ईरान में कम्युनिस्टों को मारा जाता है। सीरिया में जो आइसिस थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने यजीदियों को मारा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से सीरिया में इस वक्त भी कत्लेआम की स्थिति वहाँ बनी रहती है। तो पूरी दुनिया का यही हाल है। जहाँ पर भी इस्लामी निज़ाम आ जाता है, जहाँ पर भी मुसलमानों की सत्ता आ जाती है, वहाँ पर ये देखा जाता है, एक ट्रेंड देखा जाता है। ये मैं वैसे नहीं कह रहा। आप ये मत सोचिए कि आप यूए की बात करेंगे, सऊदी अरब की बात करेंगे, यहाँ वहाँ की बात करेंगे, इन देशों को देख के आपको लगे कि यहाँ बड़ी चमक दमक है, इसको देख के आपको लगे कि नहीं, ना ना ना, ये अमेरिका के बैठाए हुए लोग हैं जो वहाँ पे सत्ताएं चल रही हैं, सल्तनतें चल रही हैं। वहाँ पर किसी को इतनी चूं से बोलने की आज़ादी नहीं है। वो देख कर देखें आज़ादी। वहाँ पर जिस तरह से दमन किया जाता है, क्रूरता के साथ हाथ पांव काटे जाते हैं, उसके डर से वहाँ पे विद्रोह नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में जम चुका है जो कि किसी तरह के अब इस तरह के विद्रोहों को बर्दाश्त नहीं करेगा, कुचल देगा बेदर्दी के साथ में। लेकिन जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ हैं बाकी इस्लामी मुल्कों में, वहाँ पे कत्लेआम चल रहा है, शक्तिशाली कमज़ोरों को मार रहा है। आप देख ही रहे सब, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यही कानून चल रहा है। और यही मैं अपने देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि भाई बांग्लादेश की हालत को देख करके समझ लो। ये आज से 70 साल पहले ये जो बांग्लादेश है ये भारत का ही हिस्सा था। अगर देश ना बटा हुआ होता तो वो जो लोग बांग्लादेश के रह रहे हैं जिन्होंने मारा हिंदुओं को, वो भी इस देश के नागरिक होते। तो भैया संभलने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।